बाजार बोलता है, इसमें हम जानेंगे एफआईएसडीआई का डेटा क्या बोल रहा है, क्या किया उन्होंने कल के सेशन में। हालांकि कल वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स बंद थे, एफआईज भी छुट्टियों पर चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक बार डेटा देख लेते हैं। 1783 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईज ने 1691 करोड़ की बाइंग की है। तो लगभग एक बराबर ही चल रहा है, जितना वो सेल कर रहे हैं उतना बाय कर रहे हैं डीआईज। लेकिन देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल, क्या कुछ आज किस तरह से ट्रेड हो रहे हैं एशियन मार्केट्स, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स तो कल बंद थे, तो उससे तो ट्रिगर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम एशियन मार्केट्स देखें तो शंघाई हैंसिंग में थोड़ी वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। निकाई कोस्पी यहाँ पर भी करीब वीकनेस है, आधा से 1% की। देखना होगा कि क्या कुछ आगे की बातें होती हैं वहाँ पर ग्रोथ आउटलुक को लेकर। लेकिन एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा पा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले काउंटर्स में टॉप गेनर्स की लिस्ट में रेलटेल करीब 6% ऊपर है, रेमंड में करीब 5% का उछाल है, जीएमआर पावर में करीब 5%, एसएफएल करीब 5% और सम्मान कैपिटल करीब 4.5% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आपके आज के सत्र में टॉप लूजर्स हैं। तो उनमें देखें तो जैकॉप करीब 17% नीचे है। कुछ खबर भी है कि जो नवी मुंबई की लैंड को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आज इस काउंट पर तेज गिरावट है। पेट्रोनेट 6% नीचे, एंड्योरेंस करीब 3.5% नीचे, टाटा एलेक्साई करीब 3% नीचे, पावर इंडिया करीब 2.5% नीचे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मार्केट की स्थिति थोड़ी मिक्स है। भले ही इंडेक्स लेवल पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही होगी, दैट इज़ ड्रिवन बाय ओनली द आईटी काउंटर, बिकॉज द आईटी काउंटर जो हैं अब उनके रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे जल्दी। लेकिन कुछ एक खबरें जो कि ग्लोबल एंड पर चल रही हैं उसमें है कि अमेरिका में करीब $3 ट्रिलियन के बॉन्ड की मैच्योरिटी 2025 में आने वाली है और अमेरिका का बजट डेफिसिट ऑलरेडी $2 ट्रिलियन का चल रहा है। अमित सर, कैसे देख रहे हैं ये प्रॉब्लम? कुछ एस्केलेट तो नहीं होगी? वैसे तो ये प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन वो और उनको जो मैच्योरिटी आती है उसके नए टी बिल जारी करके उनको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम सही में सीरियस मोड़ ले सकती है? देखिए, जहां तक गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट टी बिल्स की मेच्योरिटी का सवाल है, वो बिल्कुल भी इशू नहीं है विवेक। ओके। मैं समझता हूँ इट्स अ कंप्लीट नॉन इशू, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट डेट की जो है वो अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कहीं भी कोई हमें नहीं दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है वो उस डेट को रोल ओवर करने में। बहुत सारे बायर्स हैं यूएस डेट के। आपको मालूम है कि अभी भी यूएस जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं वो तकरीबन 4.5% के करीब हैं। तो जो टी बिल्स हैं वहां पे बहुत ही अट्रैक्टिव रेट है। आपको शायद मालूम होगा कि बर्कशायर हाथवे जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हैं टी बिल्स वो होल्ड करता है। और इसी तरीके से तमाम यूएस कंपनीज जो हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लिक्विडिटी के ऊपर बैठी हुई हैं, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो हैं वो टी बिल्स जो हैं वो होल्ड करती हैं। और उसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, वहाँ की पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस फंड्स हैं, एंडाउमेंट फंड्स हैं, उन सबके पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स रहते हैं। तो यूएस डेट की आज की डेट में जो है वो बायर्स में कोई कमी नहीं है। बहुत सारे बायर्स हैं और पर्टिकुलरली लॉट ऑफ मनी हैज गॉन फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स एंड अदर कंट्रीज बैक टू यूएस, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब बढ़ता है तो टिपिकली पैसा वापस यूएस में जाता है। तो जी। यूएस इक्विटीज के लिए या यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए या यूएस ट्रेजरी बिल्स के लिए बायर्स की कोई कमी नहीं है, तो ये बिल्कुल भी इशू नहीं है। हाँ, ठीक है। यूएस का जो ओवरऑल जो डेफिसिट है वो जरूर एक इशू है। और जो इस टाइम जो यूएस के जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई रेट पे हैं। वो जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं यूएस के हाई फिस्कल डेफिसिट और उनकी अनसस्टेनेबल डेट सिचुएशन की वजह से है। मगर ये भी ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, प्लेड आउट है मार्केट्स में। तो ना तो मुझे अभी फिजिकल डेफिसिट को लेके कोई अभी इमीडिएट कंसर्न्स हैं, और बॉन्ड्स एंड टी बिल रोल ओवर को लेके तो कोई भी कंसर्न नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी खबर पर आगे बढ़ते हैं। स्विगी, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट, इन सभी की न्यू ईयर ईव पर रिकॉर्ड सेल्स देखने के लिए मिली है। पर मिनट ऑर्डर्स जो थे काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिले। सर, ये जो ट्रेंड है ये बढ़ता जा रहा है और मैं पढ़ रहा था कि एक इनमें से ही जो क्विक डिलीवरी वाली कंपनीज़ हैं उनका कोलकाता में एक जो हाईएस्ट ऑर्डर रहा वो 65,000 रुपये तक का भी रहा करीब।
सर यानी कि बड़े वॉल्यूम भी अब इनकी तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। लोग अगर घर में पार्टी कर रहे हैं तो एक बड़ा ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड अगर शिफ्ट हो रहा है कि लोग घर से बाहर कम निकलना चाह रहे हैं और थोड़ा अपने घर में भी पार्टीज कर रहे हैं, ये कितना फायदा देगा इन सभी कंपनीज को? आई थिंक ये तो एक मिनी रेवोल्यूशन है विवेक। और जिस तरीके से ये क्विक कॉमर्स जो है वो ग्रो किया है पिछले 1-2 साल में, और जिस तरीके से अभी जो है वो मंथ ऑन मंथ नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, आई थिंक ये यहाँ पे बिल्कुल रुकने नहीं वाला है। और ये ट्रेंड जो है अभी फर्दर यहाँ से एक्सेंचुएट होएगा, स्ट्रेंथन होएगा। एंड आई थिंक जो शुरुआत जो है वो मेट्रो से हुई थी, और अब जो है मेट्रो से के अलावा जो है वो लार्जर टाउन्स, B2 सिटीज, और उसके बाद स्मॉलर टाउन्स, तो ये तो जो है वो फैलता ही जा रहा है ट्रेंड। एंड मैं इसको लेके काफी जो है मैं इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी रहता है कि जो अपने जो नेबरहुड जो किराना स्टोर्स हैं, या जो मार्केट्स में जो हैं अपने जो स्टोर्स खुले हुए हैं जहाँ पे कि पहले ये सारी बाइंग होती थी, ये धीरे धीरे डार्क स्टोर्स और क्विक कॉमर्स के तरफ जो है ये शिफ्ट हो रही है। तो इसकी अपनी एक अलग इम्प्लीकेशन है। मगर अगर मैं इन कंपनीज की बात करूं, स्विगी और जोमेटो, ब्लिंकिट, अगर मैं इन सब की बात करूं तो डेफिनेटली इनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है। बिल्कुल। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर इन कंपनीज के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर है कि सर सरकार ने 10 लाख टन गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है। चावल एक्सपोर्ट इंडोनेशिया को किया जाएगा। लास्ट ईयर हम इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे कि चावल एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी कुछ कंसर्न्स थी। अब ये जो पहल है सरकार लगातार कर रही है, इसका क्या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा राइस कंपनीज को सर? बिल्कुल। आई थिंक डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है विवेक, क्योंकि देखिए हम सबको ध्यान है 2022-2023 में जो है वो अलग अलग आइटम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। और गवर्नमेंट ने जो है ये पूरी कोशिश की थी कि जो बिल्कुल एसेंशियल जो फूड कमोडिटीज हैं, ग्रेन्स हैं, राइस हो गया, शुगर हो गया, उनके ऊपर तमाम किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। मगर अभी जो है वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, और इंडिया में इस टाइम जो है ये सभी ग्रेन्स इनके काफी सारे बफर्स हैं, प्रोडक्शन भी अच्छी है, अभी खरीफ क्रॉप बहुत अच्छा हुआ है। सो आई थिंक धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये हटेंगी, और जाहिर है कि इससे जो है ये राइस एक्सपोर्टर्स को भी फायदा होगा, कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स को भी इनडायरेक्टली फायदा होगा, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी फायदा होगा। हमें एज अ कंट्री जो है हमें डॉलर्स भी जो हैं वो हमारे वापस आएंगे इसमें। सो आई थिंक ये तो विन विन सिचुएशन है कि हमारे स्टॉक्स जब ऑलरेडी सफिशिएंट हैं और वहां पे हम उनको और बढ़ाते चले जाएं, उसके मुकाबले अगर आप उसको जो है एक्सपोर्ट करके आप रेवेन्यू भी अर्न कर रहे हैं, आपका जीडीपी भी बढ़ रहा है, और आपको अच्छे दाम भी मिल रहे हैं, तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी एक्चुअली। ठीक है सर। तीसरी खबर, 1901 के बाद 2024 का जो साल रहा वो सबसे गर्म साल रहा इंडिया के लिए, और जो एवरेज टेम्परेचर था वो 0.65 डिग्री बढ़कर 25.75 डिग्री सेल्सियस रहा। सर ये खबर अगर इस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है वो तो चल ही रहा है, और उसका एक ज़्यादा इम्पैक्ट अगर इंडिया पर देखने के लिए मिल रहा है, तो इंडिया में जो एसी की सेल है, कूलर की सेल है, तो इन कंपनीज़ की सेल्स भी अच्छी हो रही है। क्या लगता है कि सर इन कंपनीज़ का क्या आउटलुक होना चाहिए जिस तरह से जो टेम्परेचर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं? और अभी तो खैर लीन पीरियड चलता है, लेकिन उसके आगे आप कैसे देख रहे हैं सर वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल, हिताची जैसी कंपनीज़ को? विवेक, डेफिनेटली देखिए पॉजिटिव ट्रेंड है, क्योंकि एक तरफ क्लाइमेट चेंज जो है, हालांकि चेंज जो है वो बहुत ग्रेजुअली होता है, और जरूरी नहीं है कि 2024 में अगर जो है हमारा 125 साल का या 120 साल का सबसे गर्म साल था, जरूरी नहीं है कि वो 2025 में भी वहां से फर्दर टेम्परेचर्स राइज हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली जो है वो क्लाइमेट चेंज का है, ग्लोबल वार्मिंग का है।
एंड इंडिया जो है, चूंकि इन एनी केस जो है लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो एक वार्म क्लाइमेट जोन में आते हैं, और पर्टिकुलरली जो है वो समर्स जो है वो काफी इंटेंस होती है नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में। सो आई थिंक जैसे जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं और टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, तो इन सभी कंपनीज के लिए जो है वो बहुत पॉजिटिव है। और मैं समझता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले एयर कंडीशनर्स जो हैं वो एक लग्जरी कमोडिटी या लग्जरी आइटम माने जाते थे, मगर अभी ऑलरेडी ये जो है नेसेसिटी बन चुके हैं, क्योंकि इस समय ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं, टाउन्स हैं और एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे अफेक्टिवली जो है वो विदाउट एयर कंडीशनर जो है वो सिचुएशन काफी अनलिवेबल टाइप की ऑलरेडी हो चुकी है। तो डेफिनेटली ये एयर कंडीशनिंग कंपनीज को फेवर कर रही है। और उसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि अ, अभी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो अच्छा कर रही है। ओवरऑल जो है, जो मनी फ्लोज हैं वो ठीक है, जो मनी की जो वेलोसिटी है वो स्लो तो हुई है, मगर ओवरऑल फिर भी काफी जो है वो रीजनेबली अच्छे लेवल्स पे है। तो ऐसे में जो है वो इकोनॉमिक इम्पेटस जो है वो भी इन कंपनीज के फेवर में है, और जो वेदर रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो तो डेफिनेटली इनके फेवर में है। सो आई थिंक ये एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे ये स्टॉक्स हैं, और मैं समझता हूँ कि कमिंग समर सीजन भी इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। जी। एक और इम्पॉर्टेंट खबर सर, दो बैंक्स के डेटा देखने के लिए मिले Q3 के, जिसमें कि उन्होंने अपने एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ की बात की है। उसमें पहले साउथ इंडियन बैंक की बात करता हूं सर। उनके जो ग्रॉस एडवांसेस हैं Q3 में वो 12% जंप होकर अराउंड 87,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, और डिपॉजिट ग्रोथ में भी 6.28% की ग्रोथ देखने के लिए मिली। वहीं लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कासा डिपॉजिट 31.8% से घटकर 31.16% पर आ गया। सर लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा था कि बहुत सारे बैंक्स की जो प्रॉब्लम थी वो उनकी ग्रोथ से ज़्यादा कासा डिपॉजिट का गिरना था। ये कितना कंसर्न होगा Q3 में? हालांकि ये तो छोटा बैंक है, इससे ट्रेंड सेटर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर बैंकिंग सेक्टर में आगे भी मिलेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बैंक्स अपने डेटा देना शुरू कर देंगे अगले 2-3 दिन में, तो कैसे लेगा स्ट्रीट इन सब डेटा को? नहीं, डेफिनेटली विवेक, एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और कासा जो रेशियोज हैं वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो दो तरफा है। जैसे जैसे कासा बैलेंसेस अगर प्रेशर में आते हैं, तो जो जो बैंक्स जो लोन्स जो आगे दे रहे हैं वहां पे जो है कई बैंक्स को प्रॉब्लम आएगी। उनके पास अगर लोन की डिमांड भी है तो शायद वो फुलफिल ना कर पाए, क्योंकि उनके पास वो बैलेंसेस उतने नहीं है। और डेफिनेटली नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और प्लस मेरा ऐसा मानना है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स हम एक अगली एनपीए साइकिल की शुरुआत जो है वो हो सकती है बैंकिंग के लिए। तो ये तो सारे चैलेंजेस हैं ही, मगर अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर की जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत रीजनेबल हैं कंपेयर टू द मार्केट। और मेरा ऐसा मानना है कि एनपीए साइकिल को अभी बिल्कुल सीरियस तरीके से शुरू होने में एनपीए साइकिल को अभी कुछ क्वार्टर्स अभी भी हैं। सो एक रनवे है हमारे पास जहां पे कि बैंकिंग स्टॉक्स ओवरऑल अच्छा करेंगे एंड वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, तो एक अपसाइड जो है वो मोमेंटम बन सकता है अगले एक दो तिमाहियों में। मगर मैं सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में मैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बुलिश नहीं हूं। अभी मुझे लगता है कि ओवरऑल एक हमारे पास एक रनवे है जहां पे ये स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। और जहां तक अब हम वापस आते हैं कासा वाली प्रॉब्लम पे, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे जो बड़े बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई एंड सिमिलरली कई और बड़े कोटक बैंक, आई थिंक वहां पर कासा की प्रॉब्लम उतनी सीवियर नहीं दिख रही है कंपेयर टू द स्मॉलर बैंक्स। तो स्मॉलर बैंक्स एनी केस जो है दे हैव लॉस्ट ग्राउंड, क्योंकि देखिए स्मॉलर बैंक्स का जो जो एक टाइम पे जो रैशनल होता था वो ये होता था कि जो लार्जर बैंक्स हैं वो हर जगह नहीं हो सकते एवरी नुक एंड कॉर्नर में। तो हमारे ये कुछ रीजनल बैंक्स थे जो कि कुछ एरियाज में ज्यादा फोकस्ड होते थे, और उन एरियाज में उनके पास जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस होता था। मगर जैसे जैसे हम ऑनलाइन बैंकिंग और एनीवेयर बैंकिंग और नेट बैंकिंग की तरफ हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, तब जो है वो कोई एक तरीके से रैशनल जो है ये स्मॉलर रीजनल बैंक्स का रैशनल ही जो है
धीरे धीरे करके जो है वो उनका कम होता जा रहा है। तो दैट इज वाई उनको जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर है कंपेयर टू द लार्जर बैंक्स, जिनकी की जोग्राफिकल प्रेजेंस, जिनकी नेट पे प्रेजेंस और जिनकी ओवरऑल जो है वो एनीवेयर बैंकिंग में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो बहुत टॉप, बहुत अच्छी प्रेजेंस है। तो मैं समझता हूँ उनको ये प्रॉब्लम अभी उतनी सीवियर मुझे नहीं दिख रही है जितनी कि छोटे बैंक्स के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन सर 7.3% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए रहा। और हालांकि अगर इसको मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखेंगे तो जीएसटी कलेक्शन करीब 0.10 लाख करोड़ घटा है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि अक्टूबर में भी जो जीएसटी कलेक्शन था वो 1.87 लाख करोड़ था। तो अक्टूबर से नवंबर में घटा, नवंबर से दिसंबर में घटा, लेकिन वाई ओ वाई बेसिस पर जरूर बढ़ा है। हालांकि दिसंबर एक लीन पीरियड होता है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो कैसे देख रहे हैं सर, सरकार किस प्रेशर के साथ उतरेगी जब बजट देने आएगी? देखिए विवेक, दिसंबर जो है वो सीजनली कंपेयर टू नवंबर, वो हमेशा से जीएसटी कलेक्शन जो है वो थोड़ी सी माइल्ड रहती है, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन है वो अक्सर जो है अक्टूबर में और नवंबर के फर्स्ट हाफ में फेस्टिव सीजन जो है वो काफी हद तक हमारे बड़े फेस्टिवल्स उसमें आ जाते हैं। तो डेफिनेटली उसके बाद जो है एक हल्का सा कंपैरेटिवली एक लीन पीरियड होता है। तो इसलिए हमें जो नवंबर के मुकाबले में जो दिसंबर में जो नंबर्स घटे हैं, हमें बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। मगर हाँ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी जो है वो 7.25 7.5% की ये जो ग्रोथ आई है, ये डेफिनेटली जो है वो थोड़ी हमारी उम्मीद से कम है। और दिसंबर जो है वो बहुत अच्छा महीना नहीं गया है फॉर जीएसटी, जो कि कहीं ना कहीं एक जो ब्रॉडर इकोनॉमी में जो हो रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्वार्टर कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर काफी अच्छा गया है। और पर्टिकुलरली जो है वो गवर्नमेंट कैपेक्स, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ये बहुत अच्छे गए हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा गया है। फोर व्हीलर्स, अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं तो बहुत अच्छा गया है। सो देर आर पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ, देर आर सम पॉकेट्स ऑफ वीकनेस। ओवरऑल मैं ये बात आपकी मानता हूं कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया है ये वाला महीना। मगर मैं समझता हूँ पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर है। तो कहीं ना कहीं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा आएगा। रिजल्ट्स भी जो हैं वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेटर आएंगे। एडवांस टैक्स कलेक्शंस के जो फिगर्स हैं वो भी जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छे नंबर्स हैं। सो प्रॉबली एक साइक्लिकल रिकवरी शुरू तो हुई है। अब ये साइक्लिकल रिकवरी जो है वो कितनी आगे तक बढ़ती है और ये और नंबर्स यहाँ से बेटर होते हैं या प्लेटो होते हैं, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा। मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ओवरऑल ये क्वार्टर अच्छा गया है। और आने वाले जो रिजल्ट सीजन में जो नंबर्स जो आपको देखने को मिलेंगे, वो ओवरऑल आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एंड वो एक्सपेक्टेशन से भी थोड़े से बेहतर होंगे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजंस में भी जो है वो थोड़े बेहतर होंगे। एंड आई थिंक ये मार्केट में कई बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं। जी, एक और खबर सर। अप्रैल से नवंबर में आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है वो 3% बढ़ा है, और एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन 1.1%, वहीं मैंगनीज ओर का जो प्रोडक्शन है वो 9.5% बढ़ा है। सर कैसे देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है, चाइना में थोड़ा सा अभी भी उतनी तेज रिकवरी नहीं मान पा रहा है जो इकोनॉमिस्ट तबका है। हालांकि उन्होंने स्टिमुलसेस दिए हैं, अभी और एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन ग्लोबल फ्रंट की पिक्चर ये अलग है। इंडिया में जो मेटल का कंजम्पशन है वो ठीक ठाक चल रहा है, ऐसे में जो प्रोडक्शन डेटा है वो भी ठीक है। क्या लगता है सर, मेटल कंपनीज को, खास तौर से ये एनएमडीसी, गोदावरी पावर, वेदांता, नाल्को, हिंडाल्को, इस तरह की कंपनियां जो नॉन फेरस मेटल की कंपनीज हैं? विवेक, मैं मेटल कंपनीज पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। और ओके। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये इनको जो है ग्लोबल प्राइसेस से जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एंड ग्लोबली जो है वो मेटल कंपनी इसके लिए ट्रेंड इस टाइम पे बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप आयरन ओर प्राइसेस देखेंगे या कॉपर प्राइसेस देखेंगे,
तो ये कोई बहुत ज्यादा रोबस्ट प्राइसेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होने वाली है। इंडिया में वॉल्यूम्स ठीक है, ये बात माननी होगी। एंड कई सेक्टर्स में जो मेटल्स में जो हमने जो इंपोर्ट में जो टैरिफ लगाए हुए हैं इंडियन मेटल कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत कुशन भी हैं ग्लोबल प्राइसेस से। बट ओवरऑल जो है मुझे आने वाली कुछ तिमाहियों में ये वाला ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक चाइनीज इकोनॉमी को लेके जो है वो हम काफी कंसर्न है, नॉट पर्टिकुलरली इमीडिएटली, मगर आने वाले क्वार्टर्स में वहां पे जो है वो नेगेटिव ट्रेंड्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप मेटल कंपनीज के स्टॉक्स को देखेंगे तो उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा किया है कंपैरेटिवली। सो अगर आप ग्लोबल मेटल कंपनीज देखेंगे और अगर आप इंडियन मेटल कंपनीज से उनको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन मेटल कंपनीज ने बहुत आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल मेटल कंपनीज को। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत हो चुका है। मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इनको लेके। हालांकि ये वाली तिमाही के रिजल्ट्स इनके भी कोई मैं ये नहीं मानता हूँ कि बिलो एक्सपेक्टेशंस आएंगे, बट मार्केट बीइंग फॉरवर्ड लुकिंग और आने वाले क्वार्टर्स में जो आउटलुक है वो थोड़ा वर्सन हो रहा है। सो मैं वहां पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं। बिल्कुल। इसी बीच में एक इम्पॉर्टेंट डेटा आया इंडिया का, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ग्रोथ दिसंबर में जो आई है वो 12 महीने का लो आया है। हालांकि 56.4 की रीडिंग है दिसंबर मंथ के लिए। 50 के ऊपर इकोनॉमी में एक्सपेंशन ही माना जाता है, उससे तो काफ़ी ऊपर चल रहा है हमारा पीएमआई डेटा, लेकिन 12 मंथ के लो पर है। सर उसको 50 के ऊपर 56.4 वाली रीडिंग को पढ़ना है हमें, या इस फिगर से डरना है कि ये 12 मंथ के लो पर है? आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों ही बातें इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपैंड कर रही है, और 56.4 अगर आप किसी भी और कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई से कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग्स होगी, और ये टॉप और ये मतलब 95 परसेंटाइल काइंड ऑफ रीडिंग है इफ यू कंपेयर इट टू ऑल अदर कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज। तो वहां पे तो कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, मगर हाँ इंडिया में पीएमआईज नॉर्मली जो हैं वो थोड़े ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वो हम 12 मंथ के लोएस्ट पे आए हैं अगर ये पीएमआई, तो डेफिनेटली ये थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड है। मगर मैं समझता हूँ कि ये काफी हद तक जो है वो एक्सपेक्टेड भी था। और ओवरऑल अगर आप एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो 56 एक अभी भी बहुत हेल्दी नंबर है फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर होएगा ये वाला नंबर। एंड आई थिंक अभी सर्विस सेक्टर के भी पीएमआईज बिल्कुल। आएंगे। एंड ओवरऑल जो है जो हमें जो फीडबैक मिल रहा है सर्विस सेक्टर के लिए जो है ये काफी अच्छा पीरियड गया है, और पर्टिकुलरली है वो कंस्ट्रक्शन के लिए और दूसरी सर्विसेज के लिए जो है ये काफी अच्छा पीरियड गया है। और आप देख ही रहे हैं कि जहां तक ट्रैवल का सवाल है, एंटरटेनमेंट का सवाल है, ये सारी इंडस्ट्रीज काफी अच्छा कर रही हैं। सो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो इकोनॉमी का पीएमआई है वो अच्छा है, बट डेफिनेटली पॉकेट्स ऑफ वीकनेस हैं, और ये इस पीएमआई नंबर में बिल्कुल खुल के जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ सर से मैक्रो इंसाइट्स पर जानकारी मिलती है, और काफ़ी कुछ जो कंपनी स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक जो खबरें थी उन सभी का हमने एनालिसिस किया। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। मुझे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आवर प्लेजर।